ये बोर्ड के लिए स्पेसिफिक है, बाकी सीपीए वाले बच्चों के इतने मतलब के नहीं है, उन्हें याद बात नहीं करने, कॉपी में लिखने नहीं है। ठीक है, वो बस देख लें एक बार कैसे हमने निकाले हैं। बाकी जो 12th वाले बच्चे हैं जिनको बोर्ड का एग्जाम देना है, वो इनको ध्यान से समझेंगे, जिससे कभी आ जाए पेपर में तो वो एक्सप्लेन कर पाए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट काम कर दिया था इसने, फिर भी लोगों ने इसकी बात नहीं मानी थी। ये मर गया, उसके बाद लोगों ने माना कि वो सही कह रहा। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि हाइगन की बात नहीं मानी गई थी किसी जमाने में। ठीक है, तो देखो आप कैसे लिखोगे बोर्ड में इसको कि आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करने हैं, तो वही कहानी है आपकी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सारी की सारी क्या होंगी, सेम प्लेन में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, ये आपकी सरफेस है। ठीक है ना, ये सरफेस है आपकी सिग्मा, सिग्मा इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड एटी इज द पोजीशन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू 0। तो एक टी इंसिडेंट लाइट ये वाली है अभी। ठीक है ना, अभी केवल ये ड्रॉ करिए इंसिडेंट लाइट, बाकी कुछ नहीं है अभी आपके लिए, केवल एक ये मिरर है इस तरह का, और ये लाइट यहाँ पर गिरी है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या रहेगा आपका, परपेंडिकुलर एक प्लेन इसके वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले मैंने वही लिखा है कि सिग्मा इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड एटी इज द पोजीशन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू 0। एटी इज द पोजीशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू 0। तो ये सबसे पहली लाइन है जो आप लिखने वाले हैं कि आपकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिग्मा है, a ray incident on this surface whose wavefront is given by AT। ठीक है, तो सिग्मा इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड AT इज द पोजीशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एट t इक्वल टू 0। तो आपको अब t टाइम पर यूजिंग हाइगन्स कंस्ट्रक्शन प्लेन में जो वेव फ्रंट होगा उसकी पोजीशन देखनी है, क्योंकि उसकी अकॉर्डिंगली फिर आप रिफ्लेक्टेड रे को भी लोकेट कर पाए। ठीक है, अब आपको पहले से नहीं पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही निकालना है। तो आपको यूजिंग हाइगन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आपको टी टाइम पर जिस वेव फ्रंट की पोजीशन देखनी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस वेव फ्रंट की पोजीशन क्या हो। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम टी। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, ए टी इज द वेव फ्रंट, ठीक है ना, एट टी इक्वल टू 0। सो दिस इज इंसिडेंट लाइट, यू कैन से दैट लेट द इंसिडेंस एंगल इज आई। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है बिल्कुल। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम t। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम t। तो हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग हाइगन्स कंस्ट्रक्शन हम क्या बोलेंगे, इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट को एज ए पॉइंट सोर्स मान सकते। तो एक पॉइंट सोर्स रिफ्लेक्टेड रेज के लिए यहाँ पर भी बना होगा इस पॉइंट। ठीक है, तो उससे वेव फ्रंट कितनी दूर जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट चलेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर उसका वेव फ्रंट होगा, टी टाइम पर। इस जो आपने हेमीस्फीयर बनाया है इसको सेंटर मानते हुए, ठीक है ना, इसको सेंटर मानते हुए हेमीस्फीयर जो आपने बनाया है, ये आरव के ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, व्हाट्सएप पे कॉल क्यों कर रहा है, बता दो। हाँ आरव, आवाज आ रही है बेटा। अरे दोबारा डिवाइस चेंज करो, क्लास शुरू हो गई, डेरिवेशन चल रहा है। आप क्या है, वापस क्लास दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करो। ठीक है, आईडी तो सही दे रहे हो आप, परमानेंट आईडी। हाँ तो चलो एक बार दूसरे डिवाइस से दो। ठीक है, ओके। So we have to find out the position of wavefront at time t. So using Huygens construction, A will be a point source, and as at time t, wavelets from A will be on the hemispherical surface of radius v into t. तो t time speed इस मीडियम में v मान रहा हूँ मैं लाइट की, तो t टाइम में v into t दूर चले जाएगा लाइट। ठीक है, तो t टाइम पर इस पॉइंट सोर्स से जो आप वेवलेट्स बनाओगे, ऐसे ही करते हो ना आप, क्या था कंस्ट्रक्शन की, हर जो वेव फ्रंट है हर उसका जो पॉइंट है जो पॉइंट सोर्स बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो आगे की सारी लाइट उसके पॉइंट सोर्स मानते हुए आप उसको किस तरह से प्रोपेट करेगी देख सकते हैं। तो इसको आपने पॉइंट सोर्स मानते हुए बोला कि अब जो इसके वेवलेट लाई करेंगे टी टाइम पर, ये टी इक्वल टू 0 पर पोजीशन है, टी टाइम पर इस हेमिस्फेरिकल सरफेस पर लाई करेंगे। ठीक है, wavelets from A will lie on a hemispherical surface of radius vt।
ठीक है ना। वेवलेट्स का मतलब वो है जो आप हाइगन्स कंस्ट्रक्शन में जो आपने आर्क ड्रॉ किए थे, समझे ना आपने, आपने वहां पर आर्क ड्रॉ किए थे। ठीक है, सबसे पहला जिसने कल ध्यान से सुना है उससे समझ में आएगा, क्योंकि सारा लिंक्ड है हाइगन्स कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, जो नहीं समझेगा वो इसको याद करके एटलीस्ट कुछ इसमें से बोर्ड में जरूर लिख देगा, तो भी नंबर मिल जाएंगे, डायग्राम सही होना चाहिए। बट जिसने कंस्ट्रक्शन ध्यान से समझा था उसको पता होगा कि हर पॉइंट पर आप आर्क्स ड्रॉ करते हैं उसके। ठीक है ना, आर्क ड्रॉ करते हैं, और वो आर्क क्या है, वेवलेट्स है। तो इससे जो वेवलेट्स निकलेंगे वो टी टाइम पर कितनी दूर पहुंच जाएंगे, v इंटू टी दूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मैंने माना, देखो यहाँ पर कोई मैंने सी पॉइंट लिया। ठीक है, लेट सी इज द पॉइंट ऑन द सिग्मा विच इज जस्ट रीच्ड बाय द वेव फ्रंट ए टी एट टाइम टी। ठीक है ना, तो टी टाइम में जैसे यहाँ से जा रही है ना वेव, जिस तरह से जा रहा है, तो ये टी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस वेव फ्रंट का कोई तो पॉइंट टी टाइम पर यहाँ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, किसी टी टाइम पर इस वेव फ्रंट का, जबकि टी टाइम पर यहाँ से चलने वाला वेवलेट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। बट इस पूरे वेव फ्रंट का कोई तो पॉइंट होगा यहाँ पर जो टी टाइम बाद यहाँ पर पहुंचेगा, तो वो कौन सा होगा, जिसमें कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगी, v इंटू टी के बराबर होगी। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पर जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वेव फ्रंट से v इंटू टी के बराबर होगी। तो आपको एक तो पता पड़ा कि वेवलेट इस तरह का है। ठीक है, एक वेवलेट तो ये है, और दूसरा वेवलेट जस्ट यहाँ पर एक पॉइंट है क्योंकि उसे यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, क्लियर है। तो लेट्स सी इज द पॉइंट ऑन सिग्मा व्हिच इज जस्ट रीच्ड बाय द वेव फ्रंट 80 एट टाइम t, तो हेंस BC विल बी इज इक्वल टू v इंटू टी। तो टी टाइम पर दो वेवलेट्स आपको पता पड़ चुके हैं जिन पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उन पे। ठीक है, जिन पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आपकी क्या होगी, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट होगी अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, अगर हाइगन्स का प्रिंसिपल सही है तो फिर आपकी जो वेव फ्रंट होगी, दो आप देख लिया, एक तो ये वाला है और एक ये पॉइंट है। अब यहाँ से हाइगन्स कंस्ट्रक्शन से मैं बोल सकता हूँ। ठीक है ना, वैसे भी ने क्या कर रखा है, कोई जनरल पॉइंट और निकाल के उसका भी इस तरह का वेव फ्रंट ड्रॉ करा है। बट मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आप, बाकी सारे पॉइंट से भी वेव फ्रंट स्टार्ट होंगे तो वो थोड़े से बड़े सर्कल बनते जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़े पहले शुरू हो जाएंगे ना, ये वाला पॉइंट है जो जस्ट टी पॉइंट पर, टी टाइम पर यहाँ पर पहुंचे। ठीक है, उससे पहले के ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं सोर्सेज यहाँ पर, तो उनके स्फेरिकल थोड़े से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब का जो कॉमन टेंजेंशियल प्लेन होगा दैट विल बी द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम टी। ठीक है, तो आपको सिक्वेंसिंग इसकी ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये वेव फ्रंट है एट टी इक्वल टू 0, फिर आपको लिखना है कि आफ्टर टी टाइम पर इसका वेवलेट एक हेमिस्फेरिकल सरफेस पर लाई करने वाला है जिसकी रेडियस होगी v इंटू टी। ठीक है, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात फिर इस सी पॉइंट पर आपको आ जाना है कि देयर मस्ट बी ए पॉइंट सी ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना, विच इज रीच्ड बाय ए पॉइंट कैपिटल बी ऑफ वेव फ्रंट 80, हेंस BC विल बी इज इक्वल टू VT। तो जो आपको नए वेवलेट्स मिलने वाले हैं उसमें से एक तो ये है और एक ये पॉइंट है, तो आप जस्ट इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट कहलाएगी, वही मैंने करा है। नाउ टेंजेंशियल प्लेन CD ड्रॉन फ्रॉम C टू द हेमिस्फीयर विल रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट एट टाइम t, हेंस AD। ठीक है ना, तो ये तो पता ही था आपको, AD इज इक्वल टू v इंटू टी है, BC भी आपका v इंटू टी आ गया है। ठीक है, तो हियर K विल बी इंसिडेंट वेव एंड CL विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव। तो इंसिडेंट वेव तो ये थी आपके पास, बट जो नया वेव फ्रंट मिल गया है उससे आप रिफ्लेक्टेड लाइट की रे भी ड्रॉ कर सकते हैं इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपकी वही रिफ्लेक्टेड रे निकल के आएगी। ठीक है, ये वही आपकी रिफ्लेक्टेड रे निकल के आने वाली, क्योंकि ये वेव फ्रंट की पोजीशन है टी टाइम पे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, वेव फ्रंट की डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगी, तो ये एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल मस्ट बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को, स्टेप्स क्लियर है आपको कैसे लिखने हैं, बोर्ड में याद कर लेना तभी लिख पाओगे पूरा इस तरह से। लेट्स से टी इक्वल टू 0 पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस और वेव फ्रंट। ठीक है, नाउ एट टाइम t, अब नाउ ये भी लिखना है, वी हैव टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम t। तो नाउ दिस will act as a point source and its wavelet will lie on a hemispherical surface of radius vt। फिर आप C पॉइंट पर पहुंच जाएंगे which is reached by a point B of this wave front at time t। then BC is equal to VT and AD is equal to VT। तो ये दो डिस्टेंसेस लिखी है मैंने मेनली अभी।
ठीक है, इसमें किसी का कोई जेन्युइन क्वेश्चन तो नहीं है? बताइए, इसको लग रहा है उसे पूछना चाहिए। तो आपने ये दो डिस्टेंसेस निकाल ली, ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया, हेंस के विल बी इंसिडेंट वेव एंड सीएल विल बी रिफ्लेक्टेड वेव। बट अपना टारगेट ध्यान रखिए, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैंने दो एंगल बना लिए, ऐसे जैसे मैं फाई एंगल बनाऊं और यहाँ पर ये थीटा एंगल बना लूं। मैंने कुछ लिखा है इनके बारे में? हाँ, तो आई इज इंसिडेंस एंगल, आर इज रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ज्योमेट्री ऑफ द फिगर तो मैंने थोड़ा सा और आपको क्लियरली दिख जाए कि देखो, जैसे ये आई है, ठीक है, तो ये वेव फ्रंट है तो 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसलिए आपका ये जो फाई है, दिस इज इक्वल टू स्मॉल आई। ठीक है ना, ये फाई इज इक्वल टू इंसिडेंस है। ऐसे ही आपने ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस आर, तो ये आर हो जाएगा। इसका मतलब दिस थीटा इज इक्वल टू आर। तो बेसिकली फाई इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फाई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा किसी को भी? सबको बात क्लियर है एकदम? तो देखिए, इसके बाद फिर हमने क्या किया, अब कुछ नहीं है, अब जस्ट आप ये ज्योमेट्री ऑफ फिगर से देख सकते हैं, ट्राइंगल एबीसी और एडीसी को पकड़ लीजिए। ठीक है ना, ट्राइंगल एबीसी और एडीसी को देख लीजिए आप। तो एबीसी में देखो क्या लिखोगे आप, एबीसी को क्या लिखोगे, एबीसी को कैसे लिखोगे आप? तो ट्राइंगल एबीसी से आप लिख दो, देखो एबीसी कहाँ गया अपना, यहाँ पे ऊपर था ना, ये रहा ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी से आप लिख सकते हो क्या, साइन फाई इज इक्वल टू, बताओ एबीसी से क्या लिखोगे? साइन फाई और साइन थीटा इक्वेट कर देना, मतलब अपने आप ही इक्वेट आ जाएंगे। देखो, साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं साइन फाई को लिखूं यहाँ पर, तो साइन फाई बीसी अपॉन एसी, है ना, बीसी अपॉन एसी आ जाएगा। तो बीसी आपने कितना निकाला था, वी इंटू टी अपॉन एसी। बहुत सिंपल। ठीक है, साइन थीटा क्या लिखोगे, साइन थीटा, साइन थीटा होगा दिस एडी अपॉन एसी। साइन थीटा कितना होगा, एडी अपॉन एसी। तो एडी कितना है आपका, वी इंटू टी अपॉन एसी। ठीक है, तो देखो दोनों बराबर नहीं आ रहे क्या, वी टी अपॉन एसी, वी टी अपॉन एसी। तो मैं क्या बोलूंगा, साइन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा। और ये दोनों किसके बराबर थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर थे। ठीक है, तो इसलिए हाइगन ने ये प्रूव कर दिया था बेटा, वेव मान के भी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो था न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी का, तो यही था कि उससे वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर रहा था। बट ये भी तो कर रहा है, इसकी क्या गलती है जितना वो कर रहा है उतना ये कर रहा है। ठीक है, ये भी तो कर रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ज्योमेट्री ऑफ फिगर से आप कह सकते हैं, सेकंड लॉ कुछ इस तरह कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है कि एक ही प्लेन में होंगे, आप जस्ट कह सकते हैं ज्योमेट्री ऑफ फिगर। ये जो वेव फ्रंट की ज्योमेट्री और ये आपने ड्रॉ करी है, बस आप लिख देंगे, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द फिगर इट इज क्लियर दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल विल लाई इन द प्लेन ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, हेंस ऑल आर कोप्लेनर। तो आपका ये डेरिवेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने। ठीक है, तो जो क्रुशियल बात थी वो ये थी कि t इक्वल टू 0 पर वेव फ्रंट बना के t टाइम पर आपको वेव फ्रंट की पोजीशन लोकेट करनी थी यूजिंग हाइगन्स कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसके अलावा और कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो सेम फिलॉसफी एकदम आपके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी ट्रांसफर हो जाएगी डेरिवेशन। ठीक है ना, सेम फिलॉसफी आपके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो देखिए एक बार वो भी कर लेते हैं तो। ठीक है, पहले यहाँ तक कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताइए, बात क्लियर है सबको? अभी अच्छी तरह लिख लेंगे बेटा, जो लोग बिल्कुल साथ में चल रहे हैं वो बिल्कुल डेविएट नहीं होंगे किसी भी चीज से। और बहुत अच्छी तरह ड्राइंग बना के इसको प्रॉपर ड्रॉ करके वेव फ्रंट स्केल से बनाएंगे एग्जाम में भी। ये भी मैंने स्केल से ही बना रखा है, रेयर डायग्राम स्केल से बनाता हूँ, बट ये मैंने बनाया आपके। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी वाला ही फॉलो करेंगे बेटा। एनसीईआर वो एसटी वाला बहुत 3 पेज का हो जाता है, तो वो बोर्ड में हो ही नहीं सकता, तो मतलब। ठीक है ना, बात उसकी बस इतनी थी कि उसने जनरल पॉइंट लेके प्रूव कर दिया है कि ये वाला जो आपका हेमिस्फीयर बनेगा
वो पक्का टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम उसने इसी टाइम टी के बराबर प्रूव कर दिया। तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि आगे जो वेव फ्रंट बनेंगे उनके थोड़े स्पीयर बड़े होते जाएंगे। तो सब पे जो कॉमन टेंजेंट है सारे वेवलेट्स पे, यही बताया था कंस्ट्रक्शन जो था उसका, कि आप सारे पॉइंट सोर्स मान के जो आर्क्स ड्रॉ करेंगे, उन आर्क्स का जो टेंजेंशियल प्लेन है दैट विल रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम टी। ठीक है, तो इसलिए उसी से हमको ये सी डी जो है टी टाइम पर पोजीशन मिल गई इस ए टी वेव फ्रंट की, जो कि टी इक्वल टू 0 पर था। तो आप बहुत ही गहराई से इस डेरिवेशन को समझ भी सकते हैं और याद तो रखना ही है आपको। ठीक है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं।